ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ वन टू वन में बने हुए हैं आनंद रावत, जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप जिक्र भी कर रहे थे कि युवा ने ललक दिखाई, सबसे आगे बढ़कर उन्होंने कहा, विधान भवन के भीतर, विधानसभा के भीतर भी उनका प्रदर्शन इस रूप में रहा कि पार्टी लाइन से भी आगे हटकर उन्होंने जन मुद्दों पर आवाज़ प्रखर की। काली पट्टी वो बांध कर आए, इस स्टूडियो में भी आकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो कुछ उन्होंने या बाकी साथियों ने दर्द रखा, उस दर्द की दवा शायद मरहम मिला नहीं है पब्लिक को। देखिए, किसी भी योजना को पूर्ण रूप से धरातल में आने में समय तो देना ही पड़ता है, और चूँकि उत्तराखंड बहुत ही विषम भौगोलिक वाला प्रदेश है, यहाँ पर हर विधानसभा की अपनी अलग अलग तरह की समस्या है, और कुछ समस्याएं जो है वो दैवीय समस्याएं अचानक बन करके आती हैं, तो कई बार सरकार को जो है जो उसका फोकस होता है उससे हटा करके उस तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो हमको उत्तराखंड एज अ पूरे राज्य के उस पर हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला राज्य है, और यहाँ पर चूँकि हर बार अभी ये लगभग ये हमारी तीसरी निर्वाचित सरकार है, और जिस तरीके से हर बार नए विधायकों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं हैं ज़्यादा, लेकिन हमारे पास जो साधन हैं वो बहुत सीमित हैं, और उस सीमित साधनों में भी जो है जिस तरीके के नए नए विधायक चुन करके आ रहे हैं और उनमें विकास करने की ललक है, वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके क्षेत्र में काम हो, तो इस तरीके की भी दिक्कतें रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सब साथियों को थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा, धीरज के साथ जो है किसी का पहले नंबर आएगा, किसी के बाद में आएगा, लेकिन उस चीज़ में जो है टाइम फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमको सब्र और धीरज के साथ इस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि हमारा किसी भी जनप्रतिनिधि का एक विधानसभा क्षेत्र ही उसका पूरा उत्तराखंड नहीं है, ये उत्तराखंड पूरे 70 विधानसभाओं का, और इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर केवल एक ही विधानसभा का जो है विकास हो जाए और बाकी जो 69 विधानसभाएं हैं तो वो कहीं पर जो है अछूती रह जाए, तो वो भी जो है बैलेंस जो है हमारा विकास नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोगों की जो शिकायत है कि कुछ छोटी मोटी शिकायतें आपको इस विधानसभा में दिख गई, कुछ छोटी मोटी शिकायतें आपको उस विधानसभा में दिख गई, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, और मैं इस बात को समझता हूँ कि आने कुछ और साल लगेंगे उत्तराखंड को, जब पूरा सर्वांगीण इसका विकास जो है उभर करके आएगा। सर्वांगीण विकास, और एक आपने दैवीय आपदा की बात भी की, तो मैं इसका एक हल्की सी आपको एक जो मुझे जानकारी है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में कार्यक्रम चल रहा है पुष्टाहार, आप शायद बेहतर तरह से जानते होंगे ये किसके लिए है, और उत्तराखंड में पंजीकृत तौर पर जो बच्चे गर्भ में हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, पुष्ट भोजन उन्हें मिले गर्भ में, क्योंकि उनकी जो माँ है वो उसको भोजन मिल सके, और उसके बाद जन्म लेने के बाद 3 साल तक, और 3 साल से 6 साल तक, और फिर वो गर्भधात्री जो गर्भवती महिला और धात्री जो महिलाएं हैं, इनके लिए तकरीबन 10 लाख की संख्या रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोग पंजीकरण नहीं कराते हैं और बाद में जाते हैं, लेकिन 10 लाख के आसपास उत्तराखंड में पंजीकृत है। 120 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष का 11 महीने खर्च होने के बाद भी स्वीकृत नहीं हो पाया, केंद्र से पैसा आने के बाद भी। 120 करोड़ रुपए के इस भोजन पर उन बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का हक था। आपकी गवर्नेंस में ये शायद ये बड़ी प्राकृतिक आपदा थी या प्रकृति ने रोका? और मुझे नहीं लगता कि 11 महीने में यूथ कांग्रेस ने, किसी युवा विधायक ने, किसी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विधायक ने, हाँ ये जरूर कह रहा हूं मैं कि जो महिला विकास मंत्री हैं वो लड़ी हैं इसको लेकर, वो लड़ी हैं, एक सांसद भी आपके लड़े, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर 120 करोड़ रुपए का जो भोजन मिलना था इस वित्तीय वर्ष में, वो मुझे जो आप अभी की जानकारी है आज तारीख तक वो स्वीकृत नहीं हो पाया, और साल गुजरने की ओर है। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला जो है हमारा राज्य है, और यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है जानकारी का अभाव, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो, क्योंकि कई ऐसे दूरस्थ अभी भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है टेलीविज़न का एक्सेस नहीं है, जहाँ पर आपका स्वयं का चैनल जो है अभी तक नहीं पहुँच पाया है, और जानकारी जो है जन जन तक नहीं पहुँच पाती। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहता है उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, और दूसरा इस तरीके के, चूँकि ये जो पूरा हो रहा है ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक है, और इस उस पे जो है 3 बार आपके कैबिनेट मंत्री ने 3 बार आदेश करने के बाद भी जो हमारी मंत्री हैं उन्होंने भी जो है पुरजोर तरीके से, उनके आदेश के बाद भी स्वीकृति नहीं मिल पाई, सांसद जी ने भी जो है इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाया है, तब भी स्वीकृति नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं जो है ये कोई पेच इस पे रहा होगा निसंदेह।
तो लेकिन कहीं भी जो भी हमारे जो प्रहरी कहा जा सकता है, जिनको गवर्नेंस का, जो सरकार का, चाहे वो मंत्री हों या सांसद हों, उन्होंने अपने माध्यम से इस बात को उठाया। मुख्यमंत्री का अनुमोदन के बाद ये फाइल रुकी रही। तो निसंदेह मैं कह रहा हूँ 11 महीने ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस संदर्भ में जो गवर्नेंस से जुड़े हुए लोग हैं वही बेहतर स्थिति बता सकते हैं। लेकिन कहीं जब आप एक समन्वय बैठक करें तो जो संगठन है, जो वोट मांगता है, जो प्रहरी है, जो याचक भी है, लोगों से याचना करता है कि हमारे उसको वोट दो, जोड़ता है लोगों को, वो कहीं गवर्नेंस में इस रूप में उसका कि भाई क्या हो पा रहा है धरातल पर, हो सकता है सरकार को जो बैठे हुए हैं उनको मालूम ही ना चल पाए। तो संगठन का रोल, अगर राहुल गांधी आते हैं, पैचअप कुछ होता है, या राहुल गांधी आए, ये कहा कि और लोगों की सदस्यता करा दो, चुनाव और करवा दो, मेन कांग्रेस में भी ऐसे ही चुनाव करवा देंगे, तो उससे मुझे आपको कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का हित हो रहा है? आपके तकरीबन ये स्थिति स्टेट के भीतर है कि आपकी 40 से 50 ऐसी संवैधानिक कुर्सियां जो हैं, जिनको लाल बत्ती नाम दिया जा रहा है, वो अभी तक रिक्त हैं। जहां काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे आयोग ऐसे हैं जो यदि सरकार काम नहीं करी तो लोग उन आयोगों पे जाते हैं। वो सरकार के पैरेलल गठित है, संवैधानिक पद हैं, वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कहीं आप 1 साल पीछे स्टेट के इन आयोगों को ले गए हैं, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं। इस पर संगठन के लोग परेशान हैं। नहीं, हमसे ज्यादा परेशान संगठन के लोग अपने दर्द हम तक बताते हैं। देखिए इस चीज पे जो है एक जो बहुत ही स्पष्ट सी बात है, बहुत ही स्पष्ट सी बात हमको ये समझनी चाहिए कि अभी मात्र 11 महीने हुए हैं, और आपने जो आयोगों की जो बात कही है, उनका जो पद रिक्त हैं उनको भरने की बात कही है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बहुत ही देखभाल करके, बहुत ही जांच पड़ताल के बाद जो है, और बहुत ही समझदारी के साथ उन पदों को भरने का काम हो रहा है। कोई जल्दीबाजी में ऐसा काम नहीं हो रहा। अभी जैसे अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित जगहों से जुड़े हैं, हेमकुंड साहिब से, जबकि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जल्दीबाजी में उस पद पे बिठाया जिसकी आपराधिक छवि थी, जिसका सामाजिक तौर पर जो है कोई बहुत बढ़िया स्टैंडिंग नहीं थी। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह आपके पड़ोसी हैं। पूरे पहले विधानसभा सत्र में मैं गया था, सारे ऑलमोस्ट सारे जो संवैधानिक पद थे सारे उन्होंने पहले ही मैंने भर दिए। वहां काम शुरू हो गया बहुत तेजी से। देखिए आप किसी भी उसकी जो है तुलना उत्तराखंड से नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग स्थितियां होती हैं। वीरभद्र सिंह जी चूँकि पहले भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कई बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनकी अपनी टीम भी रही है। और दूसरा, उत्तराखंड और हिमाचल में एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, वो मैं ये देखता हूँ कि उत्तराखंड में हर साल नए नए साथी निर्वाचित होकर के आते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में लगातार जीतने वालों की संख्या ज़्यादा है। वो काम करते हैं इसलिए दोबारा जिताया जाता है। यहाँ विदा कर देती जनता, निसंदेह यहाँ जनता विदा करती है क्योंकि काम नहीं होता है। निसंदेह, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में ही एक परिपाटी ये चलती है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के जो वहाँ पर विधायक हैं उनके निरंतर लगातार जीतने की संख्या बहुत ज़्यादा है। और चूँकि वीरभद्र सिंह जी इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अनुभवी व्यक्ति हैं और उनको चीज़ें जो है पता हैं, और सबको विश्वास में लेकर के उन्होंने जल्दी वो किया। और अगर हम उत्तराखंड के विषय में बात करें तो यहाँ पर भी प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है, और सबको विश्वास में लेकर के चीज़ों को किया जा रहा है। तो कहीं पर भी हम इस बात को कहना, मैं सोचता हूँ बहुत अन्यायपूर्ण होगा कि जितने भी आयोग हैं उनके पद रिक्त हैं या संगठन के साथियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दीबाजी होगा कहना। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार समय अनुसार जो है निर्णय ले रही है। इतना महत्वपूर्ण एक विषय है राज्य योजना आयोग, जिसमें स्वयं जो है, जो आज मुख्यमंत्री हैं वो कल इससे पहले जो है उसके उपाध्यक्ष रहे हैं, और एनडी तिवारी भी देश में राष्ट्रीय योजना आयोग को देख चुके हैं। आज जो प्रधानमंत्री है वो भी उसमें रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण जो आयोग है उसमें आपने किसी को दायित्व दिया, उन्होंने नहीं लिया, ठीक विषय हो गया। लेकिन 1 साल में अगर उसने दायित्व ही नहीं लिया तो उसने योजना ही नहीं बनाई। बगैर योजना आयोग की योजना बनाए हुए हम एक प्लान ला चुके हैं, दूसरा प्लान लेने शायद जाने वाले हैं वार्षिक योजना का। और यही शायद गंभीर कारण रहा कि वार्षिक योजना का प्लान हम खर्च नहीं कर पाए। और आज की स्थिति यह है वार्षिक योजना की, उसको आपकी सरकार स्वीकार कर रही है। 80% धन आपका नॉन प्लान में खर्च हो रहा है, सिर्फ 20% प्लान में खर्च हो रहा है। अगर आप 9,000 करोड़ रुपए ला रहे हैं केंद्र से या बाकी आपकी भारत शासित योजना है तमाम मिला के, तो उसमें से आप महज 9,000 में से 1 या 1,500 रुपए सिर्फ सड़क, पानी, बिजली पे खर्च कर रहे हैं, बाकी तो आप तनख्वाह और भत्तों पे खर्च कर दे रहे हैं। इस बात को मुख्यमंत्री ने एडमिट किया है। देखिए कि 80% नॉन प्लान में खर्चा है। आपको इन 11 महीनों में एक चीज़ और भी देखनी चाहिए जी। जैसे मैंने कहा कि 2 तो हमारे प्रदेश में उपचुनाव हुए, इसके अतिरिक्त कई विभाग जो है हड़ताल में भी आए, चाहे वो ANM हो, आशा कार्यकर्ता हो, या
हमारे शिक्षक बंधु हों या दूसरे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हों, तो इस तरीके की भी चीज़ें जो है उत्तराखंड में ही देखने को मिलती हैं। तो उनको भी जो है बहुत चतुराई से प्रशासनिक स्तर पे उनका भी समाधान कराना होता है। और जहाँ तक आपने योजना आयोग वाली बात कही, तो एक उदाहरण दिया, अगर आपने दायित्वों की बात कही तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उस पर भी स्थिति जो है अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। उस पर जो हमारे विधायक जी जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी किया है, और क्या क्या उन्होंने जो है इस पे कार्यवाही की या क्या क्या वो किया, तो वही बेहतर व्यक्ति हैं। इस कार्यभार लेने से मना कर रखा है उन्होंने अभी तक? नहीं, ऐसा जो है हमारे संज्ञान में तो नहीं आया कि उन्होंने मना किया। वो यहाँ आए भी थे और उन्होंने पदभार ग्रहण भी किया, और सीमांत जनपद के हमारे विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो भी है योजना आयोग में क्या क्या चीज़ें होनी थी, तो वही इस बात का जो है बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ संगठन से और बेहतर अगर आप इस उत्तराखंड के नज़रिए से आपके विषय में आना चाहें, इस उत्तराखंड में इस क्षमता का आंकलन आपकी एनडी तिवारी जी की सरकार ने किया कि उत्तराखंड के बंजर पहाड़ों में जहां कुछ नहीं होता वहां जेट्रोफा हो सकता है, और जेट्रोफा के जरिए आप बायोडीजल बना सकते हैं। बायोडीजल का आपका प्लांट लग गया, करोड़ों करोड़ रुपए के भुगतान फर्जी करवाने के लिए दबाव बनाया गया तब से लेकर अब तक, जिसे नहीं किया गया। और जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिससे आर्थिकी एकदम बदल सकती थी उत्तराखंड की, आपका एक एक किसान जुड़ने को जिसमें तैयार है आज भी, उस पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके युवाओं का किसी का ध्यान जा रहा हो। जो पहाड़ के प्लान को वापस कर सकता था, हमारी डीजल दे सकता था, आप डीजल बेचने की स्थिति में हो सकते थे आज। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें कई ऐसे जन कल्याण के नीतियां बनाई गई जो सीधी तौर पर जनता को लाभ दे रही थी, उत्तराखंड को लाभ दे रही थी। और जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने ऐसी नीतियों पर रोक लगा दी। मैं एक नीति का जो है आपको उदाहरण स्वरूप आपको देना चाहूँगा। जब पूर्व में तिवारी जी की सरकार थी, तो तिवारी जी की सरकार में जितने भी पत्रकार बंधु थे जिनका सूचना कार्यालय में जो है पंजीकरण था, तो उनको सहकारी बैंक से 50,000 रुपये तक का ऋण लेने का जो है 4% पे वो ऋण ले सकते थे, जिससे कि कोई कैमरा खरीद ले, कोई मोटरसाइकिल खरीद ले या कुछ और दूसरी चीज़ें खरीद ले, ताकि जो राज्य निर्माण में उनकी जो भूमिका है उसको और गति और ऊर्जा मिल सके। और भाजपा की सरकार आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया गया। लेकिन आज युवा कांग्रेस ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और हमने अपनी सरकार से ये मांग किया है कि इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए करा दी जाए, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी पत्रकारों का पंजीकरण है। देखिए, हमको एक चीज़ ये स्पष्ट समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो है हमको एक प्रणाली तो एक परिपाटी तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे उसमें सूचना विभाग में उनका पंजीकरण हो या फिर जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारों के नाम पे जो हमारे यहाँ 2000 अखबार रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे जिनको सूचना धन बांट रहा है, और जो वास्तव में पत्रकार हैं उनके लिए कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी हमारे श्रमजीवी पत्रकार हैं, यानी मतलब पत्रकारिता से जिनकी आजीविका चल रही है, एक परिभाषा हो गई ना। अब उसमें किन किन का पंजीकरण है, किन किन का नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन हमने अपनी संगठन की तरफ से जो श्रमजीवी पत्रकार, यानी मतलब जिनका पत्रकारिता के माध्यम से जिनकी आजीविका चल रही है और राज्य निर्माण में एक भूमिका वो भी निभा रहे हैं। और अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में अधिकतर हमारे युवा साथी पत्रकार हैं, और दूरस्थ सीमांत जनपदों में हमारे युवा साथी राज्य निर्माण में पत्रकारिता के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनके हितों को ध्यान में रख करके हमने अपनी सरकार से ये मांग की है। हमने ज्ञापन सीएम साहब को दे रखा है, और जो हमारे आयुक्त हैं विनोद शर्मा जी, उनसे वार्ता हुई है, और बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपए हालांकि श्रमजीवियों की इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप ये विषय बीच में लाएं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि देखिए आपकी गवर्नेंस में हो क्या रहा है। हमारी तरफ से हमारे युवा पत्रकार भाइयों के लिए एक पहल तो है, कहीं पर अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो उसकी भी जो है प्रहरी बनकर आप देख रहे हैं कि जो आप दे रहे हैं वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि जो भी श्रमजीवी पत्रकार बंधु हैं, यहाँ पर देहरादून राजधानी है, यहाँ पर भी हमारे युवा पत्रकार साथी लोग हैं और काफ़ी संपन्न साथी हैं। लेकिन जो दूरस्थ और सीमांत जनपदों में जो हमारे युवा साथी हैं, जो मैंने कई बार देखा है कि वो लिफ्ट लेकर के जो है
जनपद मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय पे जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है अगर उनको मोटरसाइकिल मिल जाती है, सहकारी बैंक से न्यूनतम ऋण पे उनको जो है 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिससे कि वो कोई कैमरा ले सके, हमारा पत्रकार साथी कोई मोटरसाइकिल ले सके, कोई कंप्यूटर ले सके। अब तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है विषय को चूंकि पत्रकारिता में लाए इसलिए उस विषय को मोड़ अप करें, लेकिन फिर भी मैं अगर पत्रकारों की तरफ से एक नीति हमारी सरकार ने तो बनाई थी, हमारी सरकार ने बनाई थी, जिसे पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन आज युवा कांग्रेस इस नीति को फिर से जागृत करने का प्रयास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार युवा पत्रकार साथियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूर इसको 1 लाख रुपए करेगी। तो ये भी एक नीति थी जो हमारी सरकार ने पत्रकार साथियों के लिए, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं जो वास्तव में श्रमजीवी पत्रकार हैं, तो उन पत्रकारों की आवाज अगर मैं जो इस समय समझ पा रहा हूं और आपसे कहना चाहूंगा, शायद तब उनका भला हो पाएगा, हित हो पाएगा, प्रखर हो पाएंगे, जब आप विज्ञापन देने से पहले किसी भी पत्रिका या समाचार पत्र को या साप्ताहिक समाचार पत्र को उससे यह मांगे कि उसके यहाँ जो पत्रकार है उसको उसने बाय चेक, अकाउंट पे चेक, उसने पेमेंट तनख्वाह कितनी दी। 2000 अखबार आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं और 2000 अखबारों में से या पत्र पत्रिकाओं में से मुझे लगता है कि शायद 1900 ऐसे होंगे जहां एक भी पत्रकार काम नहीं करता, जो छपते भी 5 कॉपी हैं। अगर पत्रकारों के नाम पर जो हो रहा है, श्रमजीवी पत्रकारों के नाम पर जो बंदरबाट हो रही है, उसका ये विभत्स उदाहरण है, विभत्स चेहरा है। निसंदेह जहां नौकरी नहीं है, पत्रकारों के लिए कोई नौकरी नहीं है। बहुत 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 सोचनीय प्रश्न है। और आप लेकिन 2000 और उन्हीं का नाम सूचना की विभाग की दिग्दर्शनी में छपता है, पत्रकारों का नहीं छपता। बिल्कुल, आज तक राजीव रावत का नहीं छपा। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो निसंदेह हम उसको युवा कांग्रेस के माध्यम से उठाएंगे और उसका समाधान भी कराएंगे। लेकिन इस समय युवा कांग्रेस के संज्ञान में हमारे जो दूरस्थ जनपदों में जो हमारे युवा पत्रकार साथी बैठे हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की समस्याओं को सूचना की डायरी में सरकार के संज्ञान में लाता है, उनका नाम नहीं छपता, उन दूरस्थ पत्रकारों का। मेरा नहीं छपता, मेरा नंबर नहीं छपता, किनका छपता है वो 2000 जो है संपादक। अगर ऐसा है तो इसको हम अपने युवा कांग्रेस, आपने पढ़े 2000 कांग्रेस के माध्यम से 2000 अखबार पढ़े आपने उत्तराखंड में? हम युवा कांग्रेस के माध्यम से इस समस्या का जरूर समाधान कराएंगे। ये आपने समस्या मेरे संज्ञान में दी है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समस्या का समाधान हम अपनी सरकार से जरूर कराएंगे। अगर इस तरीके का कुछ चीजें, आपके धन का भी बचत होगी और विज्ञापन जो अखबार छपते ही नहीं है उनके नाम पर जो अगर विज्ञापन आप प्रचार करवा रहे हैं, शायद प्रचार भी नहीं हो पा रहा है योजनाओं का। जो आपके कल्याणकारी योजनाएं अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, यूथ कांग्रेस तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसका बड़ा कारण यह है कि जो प्रकाशित ही नहीं होते या जो चैनल ऑन एयर ही नहीं उत्तराखंड में दिखते ही नहीं कहीं, उन पर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। निसंदेह ये तो बहुत बड़ी समस्या है और अगर ऐसा है तो निसंदेह जो हमारे सूचना आयुक्त हैं उनसे मिल करके मैं ज़रूर इस पर चर्चा करूंगा और मैं आपको 1-2 दिन में ही इसका समाधान दूंगा। क्या ये सच राहुल गांधी तक भी पहुंचना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा हो रहा होगा? निसंदेह देखिए, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने आपको एक जो हमने जो प्रदेश में हमने देखी कि हमारे युवा साथी, युवा पत्रकार साथी लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका हमने समाधान ढूंढने का प्रयास किया और एक समस्या आपने मुझे बताई और इसका समाधान मैं समझता हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए राहुल गांधी जी का सिपाही के तौर पर मैं ही उत्तराखंड में इसका समाधान करवा सकता हूं। आपने मुझे समस्या बताई, मैं इसका निसंदेह जो है सूचना आयुक्त से बात करके इसका मैं समाधान निकालता हूँ। लेकिन सूचना आयुक्त साहब बात करेंगे या सूचना सचिव साहब बात करेंगे, लेकिन एक सूचना सचिव जो डायरेक्टर वहाँ थे वो कोशिश कर रहे थे, तो उनको हटा दिया गया वहां से। इसने ना एनएसयूआई ने ना किसी ने उनकी रक्षा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये पूछ रहे थे कि वास्तव में ये अखबार छपते कि नहीं छपते, इन्हें विज्ञापन किस बात का। कोई समस्या अगर हमारे संज्ञान में आती है तो उसको जो है हम लोग अपने यूथ कांग्रेस के माध्यम से उसका समाधान जरूर कराते हैं। आपने एक समस्या बता दी है, इसका समाधान मैं आपको 2-4 दिन में ही। चलिए, इसका समाधान 2-4 दिन में होगा। एक छोटा सा ब्रेक और रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद राहुल गांधी और 2014 पर बातचीत करेंगे आनंद रावत से।